हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ मिनी मॉक टेस्ट, तो जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपके लिए जो नियम है, आपके लिए जो रूल है, आपको क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन का, जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले उसका आंसर उसका निकाल लेना है और फिर उसे कमेंट सेक्शन में कर देना है। ठीक है, और अगर कोई वैसा क्वेश्चन होगा जैसे कि जीएस का क्वेश्चन होगा तो आप उसे नॉर्मली कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो, उसमें तो कोई पेन वैन की चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है ना। और हाँ, लास्ट में आपको क्या करना है कि अपने काउंटिंग भी करनी है कि आप इनमें से 20 में से कितने क्वेश्चन फाइनली कर पा रहे हो। ठीक है ना, आपको ईमानदारी से लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 15 किए, 20 किए या फिर जितने भी किए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? साइट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बताइए जल्दी से कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे जो इमली में अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? टार्ट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि पहले आप ये देखिए कि आपका किस किस में क्या क्या अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपका साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई? आपका लेमन में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका विनेगर में। और मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? आपका एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, ये देखो एप्पल आपने खाई भी होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो टमाटो है उसमें कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है भाई। और ग्रेप्स में कौन सा पाया जाता है, मतलब अंगूर में कौन सा पाया जाता है? आपका टार्ट्रिक एसिड। ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड का जो महत्वपूर्ण यानी कि जो सोर्स है वो क्या है? आपका मिल्क है, यानी कि दूध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपका चींटी। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि आपका जो आंट होती है यानी कि चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो उसमें कौन सा पाया जाता है? आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, उसके डंक में। इसलिए अगर ये काट ले तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की बात हुई है, को व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए। यानी कि ये कह रहा है कि हमने ना इस रिजर्व बैंक को यानी कि आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक बना दिया, यानी कि बैंकों का प्रमुख बना दिया एक तरह का। ठीक है ना। तो कब हुआ ये काम? तो भाई इसका ना उसी टाइम पे क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, तो आप बताइए अब कि कब हुआ था। तो दोस्तों आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है ना, पहले एक प्राइवेट बैंक था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, लेकिन ये किस अधिनियम के तहत हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1934 के तहत। इसका जो अधिनियम था वो कौन सा था? आपका 1934 था। और इसकी जो स्थापना थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। ठीक है, 1949 में क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और तभी क्या आया था? आपका बैंकिंग नियमन अधिनियम आया था। ठीक है ना, जिसमें क्या बन गया था? ये जो आरबीआई है सभी बैंकों का बैंक बन गया था, मतलब एक तरह से प्रमुख बैंक हो गया था। ठीक है ना, सभी के ऊपर हो गया था ये बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो भाई डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है भाई? ऑप्शन है आपके पास हेरोडोट्स, पोलोडोनियम, हिकेटियस और इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हेरोडोट्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है आपका भारत में सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा। और जो कि कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना, कहाँ पे? आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि चार क्रमागत सम संख्याओं की औसत संख्या 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो भाई मैंने आपको ना एक चीज़ बताई थी क्या, कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना
वो अभी तक के एनटीपीसी में पूछे गए उन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इन्हें अच्छे से कर लें, आप इन्हें सीरियसली एक बार नोट डाउन करके भी आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए भाई वैसे अगर हम यहाँ पे x मान के चलें, अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा तो कुछ इस तरह से किया होगा, क्योंकि हमारी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है भाई, 2 4 6 8 कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो संख्या होती है उसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, x+2 x+4 और x+6 का पैटर्न होगा, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, जोड़ोगे, फिर इसे 4 से भाग दोगे और इधर इसका जो औसत होगा वो 27 रख दोगे, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या बचाना है, अपना टाइम बचाना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक तो पढ़ ही रखा है, हम थोड़ा इसे ट्रिक से करते हैं। देखो कैसे करना है, जितनी भी संख्या हो जिनका भी आपको औसत दिया गया है, आपको जो औसत है उसे संख्या से गुणा कर देना है। कितना आया आपका, 108। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 4 है इसमें से एक कम करके, यानी कि इसका एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनकी आपस में गुणा कर लेने। तो कितना आया, 12। जितना भी आया इसे हम इस 108 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है तो आपको इजी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो कितना बचेगा आपका, 96, मतलब 96, ठीक है। अब ये जो 96 है ना, अब आपको इसे बस केवल 4 से डिवाइड कर देना है। जितनी भी संख्याओं से आपको पूछा है, जितनी भी संख्याओं का आपका पूछा है ना, तो आपको इसे उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कितना आया भाई, ये 24 चौका 96 होता है, तो आंसर कितना है हमारा, 24। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये तो हमारी पहली संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है जहाँ से शुरू हुई थी। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कि x पहली होगी और x+2 दूसरी होगी और x+3 हमारी तीसरी और x+4 और x+6 हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम x में क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 30। बस ये आपको बेसिक सा याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, 30। चले अगला क्वेश्चन देखें। भाई समझ आया तो आप कमेंट करके बता दें। चलिए यहाँ पे देखिए कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो भाई ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से ठाणे, मुंबई से पुणे, मुंबई से ठाणे। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, कोई मुंबई से पुणे लगाता है, कोई कुछ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मुंबई से ठाणे, ठीक है। तो ये बात तो आपको वैसे भी पता होगी, नॉर्मली क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातें क्या रखनी है याद, कि ये जो ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। कब चली थी भाई आपकी, 1853 में। और अगर डेट भी पूछ रहे तो आपको क्या डेट लिखनी है, आपको 16 अप्रैल, ठीक है। कब चली थी आपकी, 16 अप्रैल 1853 में आपकी ये भारत में रेल चली थी, जो कि केवल 34 किलोमीटर चली थी। कितना, 34 किलोमीटर, ठीक है। अभी आपको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे कि किसके शासनकाल में चली थी ये जो रेल थी मुंबई से ठाणे, कब चली थी आपकी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है उसमें चली थी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय रेलवे का जनक बोलते हैं। और यहाँ पे इससे जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एनटीपीसी में, कि वेपगत का सिद्धांत, ठीक है, वेपगत का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब किसने लागू किया था, यानी कि इसे किसने अपनाया था, ठीक है। तो वो भी किसने अपनाया था भाई आपका, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, लॉर्ड डलहौजी से ये बात पूछी गई थी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। मारमागांव पतन, पतन किसे बोलते हैं भाई, हम बंदरगाह को बोलते हैं, ठीक है। तो मारमागांव पतन कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो मारमागांव पतन है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत बार ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अभी भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था। भाई आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर देते रहें अपना, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अपनी काउंटिंग करते रहे कि आपने कितने सही कर दिए हैं, ठीक है। आप लास्ट में रिज़ल्ट लिख के दोगे कि आपने कितने सही किए।
देखिए कि अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था, तो भाई मुगलों को, राजपूतों को, या फिर इन दोनों को, या फिर उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो भाई यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुगल और राजपूत दोनों को इसका लाभ हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पे जब भाई आपका अकबर आया है तो इस अकबर से ना बहुत सारे, यानी कि अभी अभी एनटीपीसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या था आपका, सबसे पहले तो आप यही चीज़ देख लीजिए कि इसने शासन कब से कब तक किया है। तो भाई ये आपका 1556 से, सॉरी 1556 से कब तक, 1605 तक ये रहा था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो 1556 है, ठीक है, यहाँ पे तो ये शासक बन गया था 1556 से 1560 तक। इसका एक आदमी संरक्षक रहा था। ठीक है ना, वो कौन था आपका, बैरम खान। तो ये वाला क्वेश्चन अभी भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया कि अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था, तो कौन था आपका भाई, बैरम खां था। और इसमें सन भी पूछा था, तो कब से कब तक था आपका, 1556 से 1560 तक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है भाई, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस, या फिर डॉक्टर दिवस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक दिवस। क्यों मनाया जाता है भाई शिक्षक दिवस के रूप में, क्योंकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो एक बहुत ही महान शिक्षक रह चुके हैं। ठीक है ना, अपने जीवन के दौरान, मतलब ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्या थे, टीचर रह चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं। और दूसरी बात जो है आपकी वो ये है कि ये आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना। तो ये कब से कब तक उपराष्ट्रपति रहे, सबसे पहले तो आप इनका जन्म देखिए, ये आपके 5 सितंबर 1888 को जन्मे। ठीक है ना। और इसीलिए आपका हर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपका शिक्षक दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। कौन से, प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कब से कब तक रहे हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति आपका 1952 से 62 तक, यानी कि लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में निभाए। ठीक है ना। फिर ये आपके सेकंड क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं, राष्ट्रपति। ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जी क्योंकि हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये उसके बाद क्या बने थे, दूसरे राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, मुड़िया जनजाति भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है। तो कौन सी जनजाति भाई, आपकी मुड़िया जनजाति। तो ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो मुड़िया जनजाति है ना, वो आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपकी छत्तीसगढ़। ठीक है ना, इन तीनों स्टेट में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं और ना ही महाराष्ट्र में, तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देना है भाई, ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। मान लो अगर अगली बार क्या आ गया भाई, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र आ गया, तो तब क्या करोगे, क्योंकि आपने तो मध्य प्रदेश पढ़ लिया। ठीक है ना। तो ये आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर इनमें से भी कोई आपको ऑप्शन दिखा तो पेल दिए एकदम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 13 हो तो ये संख्याएं क्या होंगी। देखो भाई HCF की ना एक ख़ास बात है कि वो जिन संख्याओं का होता है ना, मतलब अगर आपका 10 और 20 का HCF कितना है, आपका 10 है। ठीक है ना। तो अगर इनका HCF 10 है तो इसकी एक ख़ास बात ही रहेगी, ये तब HCF माना जाएगा जब ये इन दोनों संख्याओं को क्या करता हो, काटता हो। ठीक है ना। या मैं कह दूँ कि आपका 10 और 15 का HCF कितना होगा भाई, आपका HCF 5 होगा। तो HCF वो संख्या होती है जो इन संख्याओं को काट दे। ठीक है ना, विभाजित कर दे। तो भाई यहाँ पे हमें HCF कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो हम इसे फॉर्मूले से नहीं करने के, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक सोच लगाएंगे, अपनी अप्रोच लगाएंगे।
तो भाई इसका मतलब ये है कि 13 भी उन संख्या को काटेगा। तो जो भी दो संख्या 13 से कट रही होंगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई 13 से ये संख्या कट जाएगी, नहीं कटने की, और ना ही ये कटने की, तो ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं बढ़ना। अब उसके बाद 13 से ये संख्या कट जाएगी 105, काट के देख लो, नहीं कटेगी। 77 भी नहीं कटेगी, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं बढ़ना। अब 5 और 11 तो बिल्कुल भी नहीं कटने की, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बढ़ना। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो क्या बचा है आपका, 195 और आपका 143। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो रेशो दिया है, ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, आप वैसे भी ना निकाल लो और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का हमें यहाँ पे अनुपात उसने दे दिया है। ठीक है, तो अनुपात उसने दे दिया है, तो ये जो हमें HCF दिया है इसकी इसमें गुणा कर दो बस। ठीक है ना, तो 15 की 13 के साथ गुणा करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 की नहीं 13 की और 11 की गुणा कर देंगे, तो जो भी होगा वो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 11 और 13 की जब गुणा करेंगे तो 143 आएगा, करके देख लो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 3:15 बजता हुआ दिखता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, या तो आपको ये क्वेश्चन में क्या देगा, केवल वास्तविक समय दे देगा और दर्पण समय पूछ लेगा। ठीक है ना, यानी कि दर्पण में क्या समय हुआ होगा, या फिर दर्पण समय दे रखा होगा तो वास्तविक समय पूछ लेगा। दो ही कंडीशन हो सकती हैं बस। ठीक है, आपको दोनों ही कंडीशन में क्या करना है कि इसे जो भी यहाँ पे टाइम लिखा है उसे 11:60 में से घटा देना है। ठीक है ना, यानी कि 11:60। वैसे तो इसे 12 बजे में से घटाते हैं, लेकिन हम 12 बजे को क्या बोल सकते हैं, 11:60 बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, है ना। चलो अगर ये बात भी समझनी है आपको तो देखो समझो कि जब ना हम यहाँ पे 3:15 को घटाएंगे, किसे, 3:15 को घटानी है हमें यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसमें से कैसे घटाएंगे भाई, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हम क्या लेंगे, वही जो उधार लेते हैं, तो हम यहाँ से उधार ले रहे हैं, तो उधार भी लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ से एक थोड़ा ही लेंगे, यहाँ पे हम लेते थे पहले एक, लेकिन जब भी यहाँ पे टाइम का होगा तो हम यहाँ से पूरा 1 घंटा लेंगे। ठीक है ना, उधार भी लेंगे तो कितना लेंगे, 1 घंटा, और 1 घंटा कितने मिनट का हो जाएगा, 60 मिनट का। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा दोबारा फिर 11 घंटे 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे से घटा दो भाई, 60 में से 15 गया 45 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे बचे थे आपके 11 में से 3 गया 8, तो 8:45 हमें दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, वैसे तो इजी है बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, चारों ऑप्शन में से सही आंसर बताओ भाई जल्दी फटाफट। चले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आपका लॉन टेनिस। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपका ये जो डेविस कप है, ठीक है, ये जो डेविस कप है ये टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, टेनिस का विश्व कप। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गद्दी लोक निवासी कहाँ रहते हैं, मतलब किसके निवासी हैं, किस राज्य में ये रहते हैं, कहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश की, मेघालय की, हिमाचल प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस गद्दी को भी समझिए। तो ये जो गद्दी लोक निवासी हैं भाई, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, आपके हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, J&K में। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ये जम्मू कश्मीर भी अगर ऑप्शन में आ गया ना और ये ना हुआ भाई, दोनों में से ना एक ही ऑप्शन आएगा, ध्यान रखनी है बात। ठीक है, या तो हिमाचल प्रदेश होगा या फिर जम्मू कश्मीर होगा। तो आपको उस कंडीशन में क्या लगा के आना है, जम्मू कश्मीर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि भाई हमने तो ये पढ़ा था कि आपका हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन में आया तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखो भाई, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, असम का जो चैतन्य है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है लालगिरी, शिव नारायण,
दरिया साहब या फिर शंकर देव। बताओ भाई जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? शंकर देव। ठीक है, क्या हो जाएगा? लास्ट का जो ऑप्शन है शंकर देव। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी सी लाइन में लिखा है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो कौन है भाई असम का चैतन्य? शंकर देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई हमें क्या बताना है? आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आयत को समझो क्या होता है। ये तो इसकी लंबाई होती है भाई, और ये इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होती है। ठीक है, तो उसने हमें कह दिया कि जो हमारी लंबाई है ना वो 6 के अनुपात में है, और जो हमारी चौड़ाई है वो 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है आयत का वो कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे ना हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बचाना है अपना टाइम। एग्ज़ाम में हमें अपना टाइम बचाना है और जल्दी करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम बेसिक तरीके से करेंगे इसे एकदम बिल्कुल। तो हमें एक चीज़ पता कैसे लगी कि हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्षेत्रफल नहीं, मतलब लंबाई क्या दे रखी है भाई? 6 के उसमें दे रखी है। ठीक है ना, और जो हमें चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो 30 होगा इसके हिसाब से। तो भाई इसके हिसाब से क्या होगा? 30, लेकिन इसमें तो कहीं भी 30 नहीं है, तो अब इसे हम कैसे करें? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं ऑप्शन से। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे ना अभी, क्योंकि क्वेश्चन की तो ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हैं हमारे 4। देखो भाई इस 30 से ना जो भी इन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपका, जो भी संख्या आपकी कट रही होगी पूरी पूरी, ठीक है ना, पूरी पूरी जो भी विभाजित हो रही होगी, तो वही हमारा आंसर होगा। देखो कैसे। अब 30 से काटना भी थोड़ा भारी लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलो मैं करके देता हूँ आपको, क्योंकि आपको तो करके देना पड़ेगा। देखो हम 30 को क्या लिख सकते हैं भाई? 3 × 10 लिख सकते हैं ना। लिख लिया भाई मैंने 3 × 10। ठीक है, मैंने इसे 3 × 10 लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो भी संख्या 10 से कट रही होगी ना, तो इसका मतलब है 30 से भी कटेगी। अब जो संख्या 3 से कट रही होगी वो 30 से कटेगी। ठीक है ना, यानी कि एक साथ अगर हमें 30 से किसी संख्या को काटना है तो 3 से और 10 से कटनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है ना, अगर आपको अभी तक डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, मतलब विभाज्यता का नियम नहीं पता है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, नीचे, या फिर आई बटन में दे दूँगा, जहाँ से भी आपको चाहिए वहाँ से आप ले लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन को ना 10 से काट के देखेंगे। तो भाई मैंने इसे 10 से काट के देखा, तो ये तो भाई कट रहा है आपका। ठीक है, अब ये 10 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा आंसर, तो हमें पॉइंट में लाना, हमें पूरा पूरा काटना है, तो ये तो आपका ऑप्शन ही कट जाएगा। अब ये भी इसी तरह से पॉइंट में आएगा, तो इसे भी काट दो भाई बस फिर। अब देखो ये कट सकता है क्योंकि इसके पीछे 0 है, ठीक है ना, तो ये कट सकता है, तो इसे मैंने रख लिया। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो अभी मेरा राइट आंसर कैसे मिलेगा मुझे? अब मैं क्या करूँगा, इस 3 से चेक करूँगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन में से जो भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा होगा ना, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो भाई 3 का जो रूल है वो क्या है आपका, कि संख्याओं का जो योग है ना, अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो भाई 8 और 1 9 हो गया, तो 9 तो आपको 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 और 1 10, 9 और 1 10 कभी भी 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये संख्या आपकी 3 से भी नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया हम यहाँ पे क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जो भी गलत है। ठीक है, तो ये हमें एक सीरीज़ दी गई है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है भाई, तो देखो भाई आपको ना एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपको एक तो स्क्वायर और आपको एक क्यूब। ठीक है, स्क्वायर कम से भी कम आपको 30 तक, और क्यूब जो है आपको कहाँ तक? 10 तक तो कम से भी कम, और 12 का और 15 का आपको होना ही चाहिए। ठीक है ना, 10 तक तो होने चाहिए, और 12 का और 15 का आपको होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है ना, चलिए इससे ज़्यादा मत करिए, ये बहुत काफ़ी है आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखो अब कि भाई यहाँ पे ना हमें एक सीरीज़ दी गई है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये क्या है आपका? 1 का क्यूब है। ठीक है ना, 1 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है,
और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। भाई मुझे दिख रहा है आपका 3 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला अभी मुझे किसी का भी क्यूब नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसे मैं जो का त्यों लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो ये भी आपका 5 का क्यूब है, ठीक है। अब ये देखो आपका 6, 2 से छोड़ा, ये किसका है आपका 6 का क्यूब। तो भाई यहाँ पे पूरे की पूरी सीरीज़ क्या है, किसी न किसी का क्यूब है। और किसका क्यूब है, एक लगातार संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है, यानी कि 1 2 3 लगातार है और इनका क्यूब है। तो इसका मतलब यहाँ पे भाई आपका क्या आना चाहिए था, इसकी जगह 4 का क्यूब आना चाहिए था, यानी कि 4 का क्यूब क्या हो जाता आपका 64, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 64 आता तो ये सही हो जाता, इसीलिए ये क्या हो गया आपका गलत। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका 65, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो भाई कौन सा है आपका, पटना, इलाहाबाद, अयोध्या या वाराणसी। तो भाई यहाँ पे ना आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। तो छोटा सा हिंट क्या है कि यहाँ पे ना अभी अभी राम मंदिर बन रहा है, ठीक है ना। तो राम मंदिर बन रहा है इस शहर में, तो आपको इस शहर का नाम बताना है, ठीक है। तो बताओ भाई जल्दी कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे देखो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे रख रखे हैं, सारे के सारे शहर, ठीक है ना। बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखें कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, मतलब जो रेगुड़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो रेगुड़ मिट्टी है ना भाई, वो दक्कन में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में, ठीक है। अब ये जो दक्कन है ये कहाँ पे फैला है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये आपका कर्नाटका में भी फैला है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो कहाँ पे आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपकी जो रेगुड़ मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाएगी, आपकी महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, हर्मिट ऑफ शिमला। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक क्या हुआ है आपका एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस तरह का। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है भाई, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजीव गांधी, ए.ओ. ह्यूम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। तो इससे ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला, ठीक है। यहाँ पे एक जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई, आपकी 1885 में। देखो भाई एक चीज़ हो कि आप ना अगर किसी का एग्ज़ाम हो तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं ना अभी तक के, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन से ना हर बार हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से ज़रूर याद कर लें, इसकी स्थापना वगैरह ये सब आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपका, 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 मई और 7 अगस्त। तो यहाँ पे डेट एक जैसी है, बस केवल महीना बदल रखा है, ठीक है ना। तो कब मनाया जाता है भाई बताओ। तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, ठीक है। कब मनाया जाता है आपका, 7 अप्रैल को। देखिए इसे ना आप फ़ोटो से भी समझते हैं, एक फ़ोटो आपके लिए रखा था कि 7 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है ना। कब मनाया था आपका, 7 दिवस का, क्योंकि ये दिल है यहाँ पे और दिल से ही हमारी जान है और दिल में ही आपकी जान बसती है, वैसे वाली भी और दूसरे वाली भी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना इसे ले लिया, क्योंकि आपका दिल से ना बहुत तगड़ा नाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या नहीं भी लगी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन्हें अच्छी लगी हो वह लाइक करके शेयर कर दें, और जिन्हें अच्छी नहीं लगी वो डिसलाइक करके भाई कुछ भी ना करियो, कमेंट दे कर दियो, ठीक है ना। मुझे बता दियो कि इसमें क्या गलत था और क्या सही था, ठीक है। और भाई जिन्हें भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, मतलब ये जो इसकी PDF है वो कहाँ से मिलेगी, तो इसकी जो PDF है भाई वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से, आपकी पाठशाला नाम से, ठीक है।
आपकी पाठशाला। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो पाठशाला की स्पेलिंग है ना वो गलत लिखनी है, ठीक है। कैसे कि इसमें एस के बाद एच नहीं लगाना है, SALA लिखना है, ठीक है ना, आपकी पाठशाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में ऐड होने के लिए। हमारे पास अभी तक 10 ग्रुप हैं जिनमें लगभग 2000 से भी ज़्यादा बंदे हैं, तो आप वहाँ पे भी ऐड होकर के अपनी जो स्टडी है उसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद एंड थैंक यू।